अगर 100 लोगों के पास जाते हैं ना, 60 से 70 लोग का यही क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, अरे 10 तो मिल जाएगा ना कम से कम, अरे नहीं 20 मिलेगा, 15 नहीं मिलेगा, 12 तो मिल जाएगा ना, कम से कम कितना मिलेगा ये बता दीजिए एक बार। अगर बता दीजिए कम से कम इतना मिलेगा तो हम कितना भी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए, कम से कम 12 भी नहीं बोल सकते हैं, 10 भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप एक रिकॉर्ड देख सकते हैं। पहले ये समझते हैं कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट कहीं भी लगाते हैं तो आपको गारंटी देता है। कैसे गारंटी देता है? ये दो तरह का चीज है, इधर हो गया बैंक, पोस्ट ऑफिस, और जितना भी चीज जानते हैं म्यूचुअल फंड के अलावा जो गारंटी आपको देता है। अब ये दोनों ही संस्था, चाहे बैंक, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे मच फंड हो, ये पैसा मार्केट में ही लगता है ज्यादातर। वहां से मान लीजिए 13% कमाया, तो यहां तो आपको गारंटी लिख के दे दिया 7% मिलेगा, 6% वो रख लिए। हर साल मान लेते हैं कि 10 साल तक 13 मिलता रहा, तो 7 मिलता रहा, और 6% जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफेस्ट रखते रहे, आपको गारंटी ठप्पा लगा दे दिया 7% मिलेगा। अब इससे ये नहीं पूछ सकते कहां लगाया, कितना कमाया, ये सब पूछने का हक नहीं है। बैंक वाले बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले, आपको करना है तो करो, ये सब सवाल जवाब का टाइम हमारे पास है नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे। 7% मतलब 7%। अब यहाँ मच फंड वाले बोलते हैं कि अगर मैं 13 कमाया तो 1.5 से 2% रख के जितना बचेगा सब आपको दे दूंगा। ये एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजमेंट चार्ज, सारे तामझाम का खर्चा हमें मिलता है, टीवी, मीडिया, रिंगटोन, एडवर्टाइज, सब मिला के एक्सपेंस रेशियो के अंदर आ गया। किसी साल 15% मिला तो 1.5 से 2% जो एक्सपेंस फंड का है वो काट के जितना बचेगा सब दे देंगे। पर यदि यहां 15 कमाया तो भी यहां 7 ही देंगे। किसी साल 18 कमाया तो भी उतना ही एक्सपेंस काट करके सब दे देंगे। यहां 18 कमाया तो भी 7 देंगे और 11 रख लेंगे। और किसी साल -10% का गिरावट आया मार्केट में तो भी ये एक्सपेंस रेशियो कटेगा और यहां पे लगभग 11.5% 12% का माइनस रिटर्न आपको दिखेगा। जबकि यहां भी गिरावट हुआ तो बैंक ने जो प्रॉफिट करके पहले से रखा है 10 साल से, उस प्रॉफिट से भी आपको करके देना पड़ेगा। तो ज्यादातर आप क्या देखेंगे, अभी रिकॉर्ड देखते हैं, तो यहां पे मैं StarSIP.in में गया हूं, यहां पे ऑल एसेट सेलेक्ट किया हमने, एक कैटेगरी और नया इंट्रोड्यूस हुआ यहां पे, ऑल एसेट। स्मॉल कैप कैटेगरी में 1 लाख रुपया लगाया, 96 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है। सारे फंड स्मॉल कैप में जितने फंड हैं, ए से लेके जेड तक, सारे फंड यहां पे आपको यहां पे आ गए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सबसे मिनिमम अगर देखते हैं कि कितना रिटर्न मिला है, कम से कम कितना मिला, यही क्वेश्चन है, यही टॉपिक है। तो यहां देखते हैं 12% का, 18% का, 16%, 13%, 17%, 21, 17, 13, 23, 24, इस तरह से करके अगर देखा जाए तो सबसे कम रिटर्न 12.61, सारा चार्जेज उर्जेज काट करके। फंड का नाम है आदित्य बिरला स्मॉल कैप। 2007 से ये शुरू हुआ और तब से 17 साल बीत चुका। 17 साल में इसने 12.61% का रिटर्न दिया है। अगर मैं दूसरे कैटेगरी का बात करूं, मिड कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी का अगर देखें, सेम सारे मिड कैप यहां पे आ जाएंगे, ए से लेके एक्सिस, आदित्य बिरला, डीएसपी, एडलवाइस, क्वांट, फ्रैंकलिन, सारे एसबीआई, मिड कैप के जितने भी फंड है यहां पे आ गए। और साल क्या सिलेक्ट किया है, लंबा, 96 से लेके अब तक। तो देखते हैं सबसे कम वाला अगर देखे जाए, 18, 21, 17, 15, 13 के बाद 13 का देखा जाए 2007 से, 17 साल से 13% का सालाना एवरेज रिटर्न मिला। 1 लाख लगाया था 2007 में तो 7,70,000 हुआ, 13.44% का रिटर्न। इससे भी कम कोई है क्या? सबसे कम कितना मिल सकता है, क्वेश्चन यही है। 10.28 मिनिमम मिड कैप में इतना रिटर्न मिला है। कौन सा फंड और कब से? 96 से लेके अब तक। कौन सा फंड? टॉरस मिड कैप। इसीलिए हमेशा बीच बीच में बोलता हूं, अगर जिसमें एयूएम कम है, 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 250 करोड़ है, 200 करोड़ है, नहीं लगाना है। एयूएम जिसका ज्यादा है उसका रिटर्न भी ज्यादा होगा, ज्यादातर केस में यही देखा गया है। तो मिड कैप कैटेगरी में देख लिए 10, स्मॉल कैप में देख लिए 12। एक कैटेगरी और देख लेते हैं, मल्टी कैप। मल्टी कैप कैटेगरी में 1 लाख रुपया डाला और 96 से लेके अब तक का रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो यहां पे देखते हैं 16, 19, 16, 17, 18, 16, 19, 17, 18, 15, 31, 28, 53। ये 28, 53 क्यों दिखा रहा है, इतना ज्यादा दिखा रहा है? क्योंकि मैं बिना देखे बोलता हूं, इसका टाइम कब हुआ होगा। टाइम देखिए 2023, साल भर भी पूरा नहीं हुआ होगा, मार्च में 1 साल पूरा होगा। 53%, 28%, 55%, ये हवाई वाला रिटर्न है, इतना नहीं होगा। 15 से 20%, 22% रियलिस्टिक रिटर्न। ये 55 मतलब बिना देखे बोल सकता हूं 1-2 साल वाला होगा।
ठीक है, 31%, ये भी पुराना नहीं होगा 2022 से, ज्यादा रिटर्न होगा तो वो पुराना नहीं होगा 2022 से। तो इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि कम से कम कितना मिलेगा, लिख के नहीं दे सकते हैं। अगर लिख के दिया तो फिर तो कहानी वही हो गया ना, जैसे थे वाला, लूट के सारा ले जाएगा। ये गारंटी लिख के दिया। अगर म्यूचुअल फंड में भी बोले फंड मैनेजर को गारंटी दो, देने के लिए तो यार है, हमारे रेगुलेटर, हमारे कर्ता धर्ता सेबी एमपी बोलते हैं ना गारंटी नहीं। अगर गारंटी 12 बोल दिया, तुम तो 15 कमाओगे, 20 कमाओगे, सारा रख लोगे, नहीं, सारा इन्वेस्टर को देना है, तुमको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो जो मिनिमम चार्ज होता है वही काटना है, ठीक है। अब इसको दूसरे शब्दों में देखते हैं। अब यहां पे कुछ इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, प्लॉट फ्लैट खरीदता रहा। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, हर 2-3 साल में एक प्लॉट खरीदना है। ऐसे लोग अचानक से म्यूचुअल फंड का वीडियो देख लिए, पहले सपना चौधरी का डांस देखते थे, अचानक से वीडियो हमारा वाला आ गया और लोगों का वीडियो देखने लगे, उनको लगा 10-12 लाख का प्लॉट लें या म्यूचुअल फंड में लगा दें। तो एक रिकॉर्ड ऐसे लोगों के लिए है कि मिड कैप कैटेगरी में पिछले 10 साल में किसी ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपने भी लिया होगा कहीं कहीं पे। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 2014 में 12 लाख लगाया था तो 95 लाख रुपया बनाया। 23% का सालाना रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। इडलवाइज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 12 लाख का बनाया है, 89 लाख, 22.28% का रिटर्न। इसी तरह से करके अगर एसबीआई में आ जाए, एसबीआई का प्लॉट खरीद लेता 12 लाख का, कॉर्नर वाला प्लॉट ना खरीद के, एसबीआई मैग्नम मिड कैप में 2014 में 12 लाख रुपए लगाया, 73,52,000, 19.85% का रिटर्न मिला है। एवरेज का बात करें तो 20.76% का रिटर्न म्यूचुअल फंड के मिड कैप के कॉर्नर वाला बर्फी साइज का टुकड़ा 12 लाख म्यूचुअल फंड में डाला, तो इस तरह का रिकॉर्ड है। तो अगला प्लॉट फ्लैट ना लेके, ले लिए हैं बहुत, एक म्यूचुअल फंड में भी लगा के छोड़ते हैं तो आपको लंबे समय में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन, इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए हमारे रेगुलेटर हैं, सेबी हैं, चिंतित हैं लिक्विडिटी के लिए। अच्छी बात है कि भाई बेचना चाहें, शेयर बिक ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा इनफ्लो आ रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो सबका स्वाभाविक है चिंता, क्योंकि रेगुलेटर है, चिंता है। पहले इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि लिक्विडिटी के लिए कुछ और कदम शायद लिया जा सकता है। पहले देखते हैं, एक मिठाई का दुकान है, 1 करोड़ का वर्थ है, बोलते हैं कि हम इसको बेचेंगे और पैसा उगा करके दूसरे जगह ब्रांच खोलेंगे। 1 करोड़ रुपया मार्केट में उस गांव से पैसा उगाया, 1 लाख व्यक्ति आ गए, मिठाई का दुकान एकदम धर्रा झाड़ चलता है। हमारे गांव में बच्चू साहब का दुकान खूब तगड़ा चलता है, दूर दूर से लोग लेने के लिए आते हैं, एकदम 1 नंबर मिठाई बनाते हैं। 1 करोड़ रुपया का शेयर निकाला, 1 लाख लोगों ने आया, 1 लाख शेयर निकाला, 100 रुपया पर शेयर करके ले लिया। अब 15 साल के बाद सारा जगह शोरूम खोलना शुरू कर दिया, इस शहर में उस शहर में सब जगह धुर्रा झाड़ चलने लगा। 15 साल के बाद जो 1 करोड़ का वैल्यूएशन मिठाई का दुकान का था, उस 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया। अब सबके पास जो शेयर है, बोलते हम बेचेंगे नहीं भाई, वैल्यूएशन बढ़ रहा है, हम बेचेंगे नहीं। एक बार ऐसा न्यूज आया टीवी मीडिया रिंगटोन में कि मिठाई इनके दुकान का जो खाएगा इसके शोरूम का, उनको कुछ दिन के बाद कैंसर हो जाता है, ऊपर चला जाता है। अब हड़कंप मच गया, ऐसा है नहीं, सच में नहीं है, टीवी मीडिया रिंगटोन में बोला गया। तो सब लोग बोला कि भाई बेचना है। बोला मैं खरीदूंगा नहीं, कोई खरीदने वाला है नहीं, है बेचोगे तो सही, कोई खरीदने वाला भी तो हो। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम, कि आपके पास जो शेयर है उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। ऐसे स्थिति में ये तो पैसा छाप रहे हैं, कंपनी तो पैसा छाप रहे हैं, 100 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया और सालाना 10 करोड़ रुपया छाप रहे हैं, मिठाई बिक रहा है हर जगह पे। अब नहीं बिक रहा है जो न्यूज आया, लेकिन पैसा छाप के बैठे तो हैं। तो छाप के जब बैठे हैं तो हमारा कहना है कि अगर कोई शेयर नहीं ले रहा है तो उसी कंपनी के पास तो शेयर बेच सकते हैं, उस कंपनी के पास शेयर बेचेंगे, उनको कंपलसरी खरीदना है, ऐसा कुछ नियम कानून बना सकते हैं हम इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए कि आपको तो लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आपको हो सकता है 10% डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे, आपके करंट मार्केट वैल्यू से 10% 15% डिस्काउंट पे ले लो, लेकिन लेना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हड़कंप है, लिक्विडिटी, मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई खरीद बिक्री हो ही नहीं रहा है। वैसे स्थिति में इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं कि कंपनी के पास चला जाए,
कंपनी प्रेजेंटली आप चाहेंगे कि हमारा शेयर कोई नहीं खरीद रहा है तो हम जाएं कंपनी के पास जाके बेच दें, ऐसा अभी मुझे नहीं समझ में आता है कि प्रावधान है। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लो ऐसा हो जाए कि ये जो पैसा छाप रहे हैं 10-10 करोड़ रुपया, ऐसा नियम हो जाए कि भाई जितना शोरूम खोलना था खुल गया, आपने जिस काम के लिए पैसा लिया इन्वेस्टर से, अब आपको शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है, जितना पैसा आ रहा है सब में बांट दो। मान लेते हैं किसी ने 1 करोड़ रुपया का शेयर लेके रखा है और 1 से 2 लाख रुपया अगर मंथली डिविडेंड के रूप में आ रहा है तो क्या जरूरत है किसी को बेचने के लिए? ये नहीं कि 50% शेयर होल्डर बोलेंगे तो शोरूम ही खोलेंगे। आप करना है जो करो, पैसा लेने के बाद एक बार पैसा ले लिया, अब उसमें जो भी प्रॉफिट होगा कंपल्सरली डिविडेंड के तौर पे पैसा देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। आपको फिर से कोई शोरूम खोलना है तो आप अपना पैसा लगाइए, इन्वेस्टर का पैसा जो लगा है उसको सारा का सारा आना चाहिए मेरे समझ से। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे कोई आम का बगीचा है, किसान से खरीद लिया कंपनी आम का बगीचा, तो हर साल जो आम हो रहा है बोलते आम आपको नहीं देंगे, डिविडेंड के तौर पे आम आपको नहीं देंगे, हम आम बेचेंगे मार्केट में, विदेश में बेच देंगे और प्लॉट खरीदते रहेंगे और दूसरा प्लॉट खरीदते रहेंगे और आपका जो है ना वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा, वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। कागज है आपके पास, खेत का टुकड़ा है, उसका वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। किसान बोल रहे आम दे दो पेट भरूंगा, नहीं नहीं, वैल्यूएशन देखो, वैल्यूएशन देख के पेट भरो। 1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हो गया, 2 ट्रिलियन का हो गया, 5 ट्रिलियन का हो गया, 10 ट्रिलियन का हो गया और 80 करोड़ अनाज मुफ्त गरीब को जाएगा। ये कैसा इकोनॉमिक्स है? ट्रिलियन पे ट्रिलियन बढ़ता जा रहा है और 80 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 125 करोड़। अभी तो मैं मुफ्त अनाज नहीं लेता हूं, क्या पता मेरा भी नंबर कभी आ जाएगा मुफ्त अनाज लेने के लिए, मतलब गरीब हो जाएंगे। तो चाहते क्या है, 80 करोड़ को मुफ्त अनाज मिले या 80 करोड़ इतना सक्षम हो कि खरीद के अनाज खाए। तो यहां पे इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए कोई भी कंपनी जो चला रहे हैं उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है 100% प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट देना है। हर महीने, क्वार्टरली हो, सालाना हो, बांट देना है। आपको बढ़ाना है, विस्तार करना है, आप अपना पैसा से करो। कंपल्सरली डिविडेंड देना चाहिए, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी को शेयर बेचने के लिए। किसी के पास 1 करोड़ है टोटल पैसा और 1 से 2 लाख रुपया डिविडेंड आ रहा है तो किसी को बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है इस तरह का नियम नहीं है। इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए ये छोटा छोटा चीज अगर उठ जाए तो शेयर मार्केट में सबका भरोसा आ जाएगा। होता क्या है, अभी भी बोलेंगे अच्छा वो सट्टा बाजार, अरे वो तो जुआ है। हम सब यही जानते हैं, ज्यादातर जुआ में पैसा नहीं लगाना है, सट्टा में पैसा नहीं लगाना है। कितना तरह से समझाते हैं, तब 1-2 हजार का एसआईपी करना शुरू करते हैं, फिर 4-5 साल गुजरता है, पैसा बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर 8,000 10,000 का एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं। तो छोटा छोटा नियम है, इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाना चाहिए। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछले 8 साल से 5,000 रुपए पर मंथ का LIC कर रहा हूं, 12 साल हुआ है, अपनी बेटी के लिए के शादी के लिए ऐसे कर रहा हूं, क्या करें? एकदम तुरंत इसको बंद कर दीजिए और SBI मिड कैप, SBI स्मॉल कैप में पैसा जाने दीजिए। 12 साल बाकी है, जो भी पैसा मिलता है यहां से निकाल करके आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में लगा के, मुझे लगता है इतना लंबा समय है तो ज्यादा रिटर्न आपको दिखता हुआ नजर आएगा।